पधारो मारे जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। है भाया बिल्कुल भाई, अगर आप स्वास्थ्य की दृष्टि से ये बात ने देखा तो અહીંયા कर सका कि जब आप बीमार पड़ा था ना, तो बीमारी के दौरान आप सोचा था कि आप कहीं लापरवाही करी, कहीं अशो काम करियो जिका कारण आप बीमार पड़ा। तो फिर जब आप हाथ जोड़ा चाहे राम जी महाराज मन ठीक कर दो, अब का बार तो एक बार ठीक होगो तो फिर कहीं ऐसी लापरवाही कौन करू लो स्वास्थ्य के प्रति। और जब फिर ठीक हो जाओ चा तो फिर स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बढ़ता चा। तो भाइयों सवारे जल्दी उठो, कहवे छे उगतो सूरज ने देखकर तो आधी बीमारी वहीं ही खत्म हो जाए छे। योग करो, कहवे छे को पहलो सुख निरोगी काया। तो यही बात तो कहवे छे जीजी अर भाया। और ई बात ने और चोखी तरह समझावा कौन आ रहा छे, आपला आज का मेहमान। लेकिन उससे पहले आप कहीं क्या वाला जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। कहीं बात कही जीजी। और देखो आ तो है ही जीवन में ना अपना ने लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, थोड़ी परवाह करनी चाहिए। और काया की शरीर की ई की परवाह तो करनी चाहिए। और जीजी एक बात और मने भी याद आई, कहीं देखो पोथी पढ़ पढ़ जगमुहा पंडित भयो न कोई। ढाई आखिर प्रेम का पढ़े सु पंडित होए। अब प्रेम जो है ना अपना आप में अधूरो शब्द है, लेकिन सही बात बताऊं क्या सहसु पूरी बात आई है कि प्रेम ने अगर प्रेम सु समझो जावे या फिर जो भी आपा कर रहे बीसु प्रेम करियो जावे, चाहे वो परवाह की बात करो चाहे शरीर की बात करो, तो आपा खटे ना खटे यहाँ मान लो जीवन में हमेशा अग्रसर हो वाला। क्यों जी मानो नहीं बात। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। आई बात तो मैं कहवा कि बस मत रहो खुद से थे अनजान, जीवन में अशो लिखो इतिहास कि फिर दुनिया गावे था की दास्तान। और फिर माँ के सागे मंच पे और क्यों कहीं जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। वाह भाई, हमारे सागे हमारी प्यारी जीजी अनीता प्रधान। और आने तो थे जानो ही छो मारो प्यारो सो भाइयो अजहर। हाँ तो जीजी आज देखो आज की मुलाकात है ना। हाँ ते बोलिया ना भाई मेहमान आ बड़ा है अपना। हाँ मेहमान देखो हमेशा तो अपना अगर मेहमान आवे ही है ना, लेकिन आज दुगनो जो कहे ना कि अपना ने ज्ञान भी मिल पाड़ो है और दुगनी तरीका से आप सीख बड़ा भी। बिल्कुल। और चौगनो भी हो जाओ को मैं बताऊं लो था ना बीच में देखो और चौगनो तो जीवन में उतारनो छे, उतारनो जा बिल्कुल है ना। तो मैं कहीं के वो चाहूं कि तन स्वस्थ मन स्वस्थ और रहनो अगर खुशहाल। तन स्वस्थ मन स्वस्थ और रहनो है अगर खुशहाल तो जोड़ो योग ने जीवन सु तभी तो बन जाओ वाला बेमिसाल। और जब मैं एक ई मंच पे एक बार कियो ना था ने कि योग भगावे रोग देवे सरल सुगम निदान। जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। और आज ही अलबेला राजस्थान दी अलबेली कड़ी माए आपने सागे दो खास मेहमान है। पहला वे मेहमान जो अपना वरिष्ठ भी है, 78 वर्ष की आयु में चेहरा को तेज बतावे ऐसा कुछ क्योंकि समाज ने जो कुछ समाज से लियो है ना, समाज ने लौटावा को प्रयास करे है और एक योग गुरु के सागे सागे एक योग प्रेरक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। आप मिलर स्वागत करा रवि कामरा जी रो घणो घणो स्वागत आपको बहुत बहुत स्वागत। और एक और आपने सागे शख्सियत है आज बैकुण है थाने बताऊं अगर बाकी कहानी बताओ शुरू करो ना बोला ना भाई एक यहाँ की शख्सियत हुई। 1996 में योग करवो शुरू करया। 20 से पहले एक स्पोर्ट्स पर्सन रही है ना, लेकिन सागे सागे है ना कि आपने जिम्मेदारी भी समझती की RS भी बन गई 1997 में। 98 में ज्वाइनिंग ले ली, लेकिन योग ने अपना जीवन रो पर्याय बना ली है ना। और फिर कहीं बन गई आगे देखो पूरी कहानी जो है ना बाकी जबानी आप जानवा को प्रयास प्रसिद्ध योगाचार्य के नाम से जानी जावे। बिल्कुल जल्दी शर्मा जी की बात है। और सागे सागे जिम्मेदारी निभावे प्रशासनिक सेवा अधिकारी की भी। घणो स्वागत आपरो अठे अलबेलो राजस्थान का मंच पर। और डायरेक्टर फाइनेंस पुलिस हेडक्वार्टर यानी कि निदेशक वित्त अपनी पुलिस मुख्यालय में है कार्यरत है डॉक्टर प्रीति शर्मा। तो प्रीति जी रवि जी आज स्टूडियो में था को घणो घणो स्वागत।
तो प्रीति जी सु तो पहली मैं सवाल दागूं कहीं मतलब निवेदन ही कर सकूं मैडम बिल्कुल। कि भाई प्रीति की कईया प्रीति लागी योग के सागे सागे, मतलब अत्ता ऊंचा पद पर थे आसीन हो, उनके सागे सागे योगाचार्य हो इतना प्रसिद्ध, कईया प्रीति की प्रीति लागी योग सु। देखिए RS में सिलेक्शन मतलब एग्ज़ाम दिया, स्पोर्ट्स आपने कहा मैं स्पोर्ट्स कर रही थी, लेकिन जब तैयारी करते तो छूट जाती हैं कुछ चीज़ें। तैयारी करते करते एक दिन स्टेडियम में गए तो साथी सारे नदारत थे, तो मैंने कहा अकेले राउंड लगाना तो अच्छा नहीं लगा सवाई मान सिंह स्टेडियम। फिर मैंने कहा योग में स्कूल में थे, रुचि थी, तो मैंने कहा प्राकृतिक चिकित्सालय चल के कहते हैं, सब कहते हैं वहाँ पे योग कराते हैं। तो मैं योग गई तो आदरणीय बराटी जी भाई साहब करा रहे थे, मैं सबसे पीछे कंबल पे जाके अपना बैठ गई। और वो जब कराते कराते उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने पश्चिमोत्तानासन कराया, मैंने झट से घुटने लग पे सिर लगा दिया। उन्होंने पैर फैला के लगाया तो मैंने झट से सिर नीचे लगा दिया। तो उन्होंने कहा ये तो बड़े अद्भुत बात है। तो उन्होंने खत्म होते मेरे से कहा कि कल से तुम मंच पे बैठोगी। अरे और देखिए योग का अर्थ जोड़ना होता है, तो वो जो योग जब से जुड़ा तो आज तक जुड़ा हुआ है, कभी छूटा नहीं। वाह वाह। और सर रवि सर थासे भी जानबो चावला 78 वर्ष की आयु में चेहरा का भाई तेज की मैं दोबारा बात बताऊं क्यों कर रही हूँ क्योंकि वाकई एक ऊर्जा का संचार होता है। जब आप योग करते हैं जीवन में, योग को जैसा आप कह रही हैं कि योग का मतलब ही होता है जोड़ना, योग से जुड़ जाते हैं। तो सर वो कहते हैं ना कि योग गुरु के बारे में तो हमने बहुत सुना है, योग प्रेरक ये क्या है, थोड़ा सा आपकी ज़बानी जानना चाहेंगे। देखिए मैं योग में 84 से हूँ, तब ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं था योग का, लेकिन योग में थोड़ा बहुत पैर रखते थे। धीरे धीरे 94 में मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। तो हार्ट की प्रॉब्लम होने के बाद समझ में आया कि शरीर का ध्यान रखना ज़रूरी है, और योग जो मैं पहले कर रहा था उसके अलावा और कोई निदान इसका है नहीं। तो योग का सहारा लिया, तो जिसको 94 में हार्ट अटैक आया हो वो आज 2025 तक आपके सामने है, तो ये योग का कमाल है। वाह वाह वाह। इसलिए मैं तो प्रेरक के रूप में मैं इसीलिए बात करता हूँ कि मेरी हार्ट सर्जरी हुई हालांकि 2004 में, लेकिन मैं स्वामी जी के साथ जुड़ गया 2006 से, और लगातार तब से लेकर आज तक। और बाई चांस क्या एक इत्तेफाक क्या है कि 2006 में जब स्वामी जी से जुड़े तभी प्रीति जी से भी जुड़े, और हमारा तब से छोटी बहन जैसी है मेरी, और मैंने इससे काफ़ी कुछ सीखा भी है। वाह। तो सर वो कहते हैं ना कि उम्र को अगर हराना हो तो अपने भीतर के शौक जिंदा रखिए। बिल्कुल। ये शौक ही हैं जो दिलों पे झुर्रियाँ नहीं पड़ने देते। दिल की बीमारी से दिल लगा लिया आपने योग से, तो देखिए ये अपने आप में बड़ी कमाल की बात है। 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, लेकिन किसी महानुभाव ने बड़ी एक कमाल की बात कही है कि वो कहते हैं ना कि योग का एक दिन कहाँ, योग का तो पूरा ज़माना है। और हमें योग से फिर यूं ही जुड़ते चले जाना है। और योग से जुड़ने की बात की जाती है, प्रीति जी आपसे जानना चाहेंगे, अभी फिलहाल में कुछ तस्वीरें हमने देखी जहाँ CM साहब को आप योग सिखाती हुई नज़र आती हैं एक प्रशिक्षक के तौर पे, और कहते हैं भी हैं कि योग को जीवन में जिस तरह से आप कहते हैं ना कि दिनचर्या में उतारना बेहद ज़रूरी होता है। आपसे ये जानना चाहेंगे एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, आपने बताया कि बड़ा आसान रहा, अगले ही दिन एक प्रशिक्षक के रूप में सर ने इंट्रोड्यूस करा दिया आपको, लेकिन अंदर से कहते हैं ना कि योग के जो अलग अलग आसन होते हैं उनकी गहनता से जानकारी या उनका अध्ययन करना वो बड़ा मुश्किल होता होगा। तो कैसे वो अध्ययन करना शुरू किया आपने, आपकी ज़बानी जानेंगे। देखिए एक कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत होती है, जैसे कदम आगे बढ़ा भगवान अपने रास्ते खोलते रहता है। वहाँ उस मंच पे बैठते ही एक अपने आप अद्भुत आनंद की प्राप्ति हुई जी। और स्पोर्ट्स में जो रोज़ सुबह प्रैक्टिस करते हैं, जो शारीरिक व्यायाम हम करते हैं उसके अंदर, तो वो मैंने पूरा किया। जिम भी मैं गई, लेकिन एक कमी लगती थी कहीं, जैसे कोई शांति नहीं है अंदर। तो शरीर तो फिट था, लेकिन फिर भी मानसिक रूप से कहीं कमी लगती थी जी। लेकिन जैसे ही वहाँ पे बैठे तो एक सुकून मिलने लगा। जैसे अपन प्राणायाम की स्थिति में जाते हैं, ध्यान की स्थिति में जाते हैं, मन में जैसे ही सुकून आने लगा तो धीरे धीरे अपने आप उस तरफ पैशन बढ़ता गया। और जैसे आपने कहा कि एक हॉबी सी बन जाती है,
तो अपने आप फिर अपन पूछने लगते हैं, जिज्ञासा अपनी चालू होने लगती है। वो जिज्ञासा जहाँ पे जैसे वहाँ चिकित्सक बैठते थे, उनसे पूछने लगे, उनसे पूछते पूछते उनकी जो मैगजीन्स थी वो पढ़ना चालू किया। फिर वहाँ पे जो पुस्तकें थी वो पतंजलि योग सूत्र पढ़ना चालू किया। धीरे 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 फिर आसनों के बारे में अभ्यास भी किया। तो समय के साथ देखिए वो रुचि भी बढ़ती गई और आप आगे बढ़ गए। फिर डिप्लोमा भी कर लिया, फिर एमए भी कर लिया योग में। तो अपने आप इस स्थिति में आ गए। हाँ, आपके बारे में पढ़ा कि योग में आपने एमए किया और अष्टांग योग में आपने डिप्लोमा किया जी। तो क्या डिफरेंस दोनों में है, मतलब किस तरह से? नहीं, योग तो एक संपूर्ण शब्द है, व्यापक शब्द है अपने आप में। अष्टांग योग उसका एक अंग मान लीजिए, उसका पार्ट है। और योग में देखिए कि अलग अलग शास्त्रों में योग की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, अलग अलग अर्थ दिए हैं, अलग अलग समय में विद्वानों ने अलग अलग अपना उसकी जानकारी दी है। तो हम महर्षि पतंजलि की बात सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि महर्षि पतंजलि जैसे वेदों में, गीता में, उपनिषदों में, संहिताओं के अंदर, स्मृतियों के अंदर जितने भी हमारे पुराने शास्त्र हैं सब में योग का उल्लेख है। कहीं पर ध्यान का है, कहीं पर प्राणायाम कैसे करें, कहीं पर हम मुद्राओं को कैसे लगाएं, बंध कैसे लगाएं, लेकिन वो सारा ज्ञान हमारा बिखरा हुआ था। महर्षि पतंजलि वो शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले उस ज्ञान को एक सूत्र में पिरोया और व्यवस्थित करके लिखित रूप में हमारे सामने योग सूत्र के रूप में रचना करके हमारे दिया। तो जब वो 195 सूत्र हमारे सामने आए तब हमने समझा कि योग क्या है। मैम कहते हैं कि शासन उसी का होगा जिसका अनुशासन होगा। तो जीवन में अनुशासन को उतारना बेहद ज़रूरी है। एक स्पोर्ट्स पर्सन रहते हुए आपने वो अनुशासन उतारा, लेकिन जैसा कि आप बता रही हैं कि शारीरिक जो एक कहते हैं ना कि फिटनेस, वहाँ तो आप बहुत आगे थी, लेकिन वो एक मानसिक जो एक कहते हैं ना कि तनाव से मुक्ति होना या फिर उस अवसाद में कभी ना घिरना, उसके लिए योग एक बहुत बड़ी कुंजी के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। आपसे ये जानना चाहेंगे और कुछ हम ये चाहेंगे जी वो कहते हैं कि सांच ने आँच कहीं, तो सामने देख ही लिया, प्रत्यक्ष ने प्रमाण है, उनसे तो चौकी बात ही कौन है। और जी हमें कह रहे हो ना लगातार कि दुगनी बात तो आपका सीखा ला, चोगनी उतारा ला, और अपना दर्शक भी देखा ला। बिल्कुल। तो अटे तो डेमोन्स्ट्रेशन एक हम चाहेंगे कि, और वो कौन से योग है जिसमें वो कहते हैं ना कि एक दिनचर्या की शुरुआत से ही हमें वो योग शुरू करने चाहिए। क्या कुछ आप बताएं? एक रोजमर्रा के जीवन में जिसे हम आसानी से कर लें। मैं इसके लिए दो अपने साधकों को बुलाना चाहूंगी। जी बिल्कुल। तो निरंजन और अर्पिता, कृपया आप यहाँ आए। दो चीजें, दो हम वाक्य सुनते हैं, तन चंगा तो मन चंगा, और दूसरा वाक्य है मन के हारे हार है मन के जीते जीत। बिल्कुल। तो तन और मन दोनों ही जरूरी है, कहने का मतलब ये है। तो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन अच्छा सोचेगा, और मन स्वस्थ रहेगा तो शरीर अपने आप उस हिसाब से चलेगा। बिल्कुल। वाह, दोनों तो एक दूसरे के पूरक दोनों का एक दूसरे के पूरक है। वो आपा कहना चाहे तन स्वस्थ रहे तो मन प्रसन्न रहे छे, मन स्वस्थ रहे तो तन प्रसन्न रहे छे, और जब तन और मन दोनों स्वस्थ और प्रसन्न रहे तो जीवन बिल्कुल प्रसन्न हो जावे। हाँ, तो बस उनका ताई अब आप बताओ, देखा कहीं करा चाह। तो देखिए मैं दर्शकों से थोड़ा अनुरोध करना चाहूँ कि पहले तो सुहारे उठते सबसे पहले गुनगुना पानी पीना चाहिए, जिससे आपके पेट को सारो जहर विष है वो निकल जाए। जो टॉक्सिक है, हाँ, टॉक्सिक जो होते हैं वो सारे निकल जाएं बाहर। और उसके बाद शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर जब हम अभ्यास करते हैं, अगर स्नान करके करते हैं तो बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि हम एक तरह से साधना कर रहे हैं यहाँ पे जी। और नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, हमारे लिए अभ्यास और करना जरूरी है। तो योग को हम क्या सोचते हैं कि आसन ही है, प्राणायाम ही है, ध्यान ही है, लेकिन योग इससे कहीं ऊपर है। जो हम अष्टांग योग की बात कर रहे थे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये सारा मिलके एक योग व्यापक शब्द बनता है जी। तो थोड़ी सी विस्तृत में चर्चा बाद में करेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले उठ के थोड़े से कुछ सूक्ष्म योगी क्रियाओं का अभ्यास करना चाहिए जी। और उस सूक्ष्म योगी क्रियाओं के लिए जैसे हम सबसे पहले गर्दन के लिए तो एक साथ दोनों हाथ नीचे, और ये सावधान मुद्रा हो गई जी। फिर दोनों हाथों को कमर पे ले आएंगे, अंगुलियां आगे अंगूठे पीछे। तो ग्रीवा चालन की कुछ क्रियाओं का अभ्यास करेंगे तो गर्दन की मांसपेशियां क्या होता है, घर में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, या कोई भी काम हम करते हैं, हाथ हमारे ऊपर की तरह रहते हैं तो कंधों पे गर्दन पे लोड आता है, यहाँ की हमारी जो मांसपेशियां हैं वो स्टिफ हो जाती हैं, उनको रिलैक्स करने के लिए। तो पहला अभ्यास हम करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप से लगाएंगे, 1, श्वास को छोड़ते हुए सिर को सामने की ओर लगाएंगे, 2,
श्वास को भरते हुए ऊपर 3 4, इसको हम 7-8 बार अभ्यास कर सकते हैं, नीचे और ऊपर श्वासों के साथ करेंगे। रिपीटिशन है, रिपीटेशन हो गई। इसी में दूसरी क्रिया है, गर्दन को दाईं तरफ झुकाएंगे, दाएं कंधे से कान को स्पर्श करेंगे, राइट साइड में झुकाएं गर्दन को। 1, आप अभी करा कर, आप अभी कर लिया। हाँ करो, बिल्कुल बैठे बैठे भी किया जा सकता बैठे बैठे भी कर सकते हैं, सूक्ष्म योगिक क्रियाएं हम बैठे भी कर सकते हैं। 2 सामने की ओर, 3 लेफ्ट साइड में, 4 सामने की ओर। ऐसे इसको भी हम कर सकते हैं। तीसरी, गर्दन को दाएं और बाएं लेके जाएंगे। पहले 1 राइट साइड में, 2 सामने, 3 लेफ्ट साइड में, फिर सामने। और ये गर्दन की अंतिम क्रिया होगी, ठुड्डी को कनकुब से लगाएंगे और राइट साइड से गोलाकार घुमाएंगे और आंखों को खुला रखते हुए करेंगे तो आपके चक्षु व्यायाम साथ में हो जाएंगे जी। तो आंखों का भी इसमें पूरा भला हो रहा है। एक पन दो काज। एक पन दो काज। वाह, आंखों की पहले भी सीधी exercise तरफ हो से जाएगी, घुमाया गर्दन की भी। और फिर विपरीत दिशा में, जी, विपरीत दिशा में घुमा के दिखाएं एक बार। क्लॉकवाइज और एंटी Anti-clockwise क्लॉकवाइज और दोनों clockwise। दोनों तरीके। होना जी, चाहिए। ये चेहरा, ये तो हमारी ग्रीवा की, आपने देखा कि गर्दन की चारों तरफ से मांसपेशियां हमारी इसमें कवर हो गई। जी, और इसके बाद होता है स्कंद चालन, कंधों के लिए हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, देखिए कंधों के लिए दोनों हाथ नीचे लाएंगे और स्कंद खिंचाव के लिए एक साथ दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे। 1 श्वास भरते हुए। अब इसमें कंधों में अंतर रखना है और हथेलियां एक दूसरे की विपरीत दिशा। जैसे आपने हथेली एक दूसरे की विपरीत दिशा में घुमाई, आपके हाथों पे पूरा प्रभाव और कंधों पे खिंचाव आने लग जाएगा। तो जो मांसपेशी जकड़ी हुई है ना, हाँ जी। वो आपकी मतलब उसमें मूवमेंट होना चालू हो जाए। जी, 2 श्वास छोड़ते हुए नीचे। बहुत बढ़िया। ऐसे 2-3 बार, 3-4 बार आपकी सुविधाजनक आप अभ्यास कर सकते हैं। और इसी में फिर कंधों के लिए दूसरी क्रिया है, मैंने बताया ना, हाथ हमारे सारे दिन रहते हैं ऊपर, तो जकड़न सी आने लगती है। और कोई भी हो, ऑफिस में हो, घर में हो, घरेलू जो महिलाएं हैं ना, उनका काम भी सब्जी भी काटेंगी या आटा भी मलेंगी, तो हाथ हमेशा हमेशा उनका ऐसे रहता है, क्योंकि आजकल नीचे तो बैठते ही नहीं है, ऊपर बैठ के करते हैं, ऊपर खड़े होके करते हैं, तो हाथ हमेशा ऐसे रहता है। तो आपने देखा घर में रहने वाली लेडीज को भी हाथों में जकड़न होती है, कंधों में दर्द होने लगता है, फ्रोजन शोल्डर की शिकायत आजकल हम होती है। देखते हैं सर्वाइकल पेन या यूं कहें सर्वाइकल है, बिल्कुल सही है। और ये खासतौर से मोबाइल का अति इस्तेमाल करने की वजह से भी होता है। तो मैं एक छोटा सा संदेश हमारे दर्शकों को भी दे दूं, भाई मोबाइल का इस्तेमाल उतना ही कीजिए जितना इस्तेमाल किया जाना चाहिए, अदरवाइज आप ध्यान रखिए अपने शरीर का। जी मैम आगे बताएं। तो दोनों हाथों को 180 डिग्री में लेकर आए, हथेलियों का रुख ऊपर करेंगे, अंगुलियां अंगूठी मिलाएं और दोनों कंधों पे लाके रख दें। सामने कोहनियां मिलाएंगे और कोहनियों को गोलाकार घुमाना है। श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, ऐसे सीधी तरफ से और ऐसे विपरीत तरफ से, दोनों तरफ से हमें घुमाएंगे। अब इसमें आप देखिए पूरा कंधों का खिंचाव हो रहा है। और जैसे आपने एक बात कही है मेरे से कि मोबाइल वाली बात कहेंगे, जी, तो हमने जिसे बनाया है हमें उसका गुलाम नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी तो दोनों हाथों को सामने लाएं, जो जिनके मान लीजिए देखिए मोबाइल जरूरत भी है, काम भी आता है, तो अगर अंगूठे दुखते हैं तो दोनों हाथ सामने करेंगे और कस के अंगूठे अंगुली को बंद करेंगे और खोलेंगे फोर्सफुली। हाँ, जोर लगाना है। तो ये जो आपके 3 जॉइंट है, यहाँ का और ये इनकी आपकी जकड़न खत्म होने लगेगी। तो ये मोबाइल के लिए ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो आप इस तरह की क्रियाएं कर लीजिए। अंगूठे बंद करते मुट्ठियों को गोलाकार घुमा लीजिए, सीधा उल्टा दोनों तरफ से घुमा लीजिए, आप पाम को अप एंड डाउन कीजिए। ये छोटी छोटी सी क्रियाएं हैं जिसे हम माइक्रो योगिक एक्सरसाइजेस कहते हैं, लेकिन ये एक एक जॉइंट को आपको खोल देती है और उनको रिलैक्स करती है। और ये हर रोज प्रतिदिन ये दिनचर्या में शामिल इसके लिए कोई नियम नहीं है, आप बैठ के कर सकते हैं, खड़े होके कर सकते हैं, खाना खाने के पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। तो मतलब इतनी सुविधाजनक स्थिति है इसके अंदर। योग में जैसे कहते हैं कि श्वास का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, कि कई लोगों को ये नहीं पता होता कि सांस कब तो छोड़नी है और कब लेनी है। तो उसके लिए क्या करें, मतलब कैसे वो इस चीज को समझें? देखिए, एक छोटा सा नियम है। जब भी शरीर हमारा आगे की ओर दाएं बाएं झुकेगा तो हमें श्वास बाहर निकालना है जी, क्योंकि हमारे फेफड़े जो लंग्स हैं ना वो सिकुड़ रहे हैं जी। शरीर हमारे जितने भी अंदरूनी अंग हैं वो कैसे काम करते हैं, फैलते हैं सिकुड़ते हैं, फैलते सिकुड़ते हैं, चाहे हार्ट हो, लीवर हो, हमारे पैनक्रियाज हो, इंटेस्टाइन्स हो, ये हमारे इसी तरह से काम करते हैं। और योग से वो योगासन से वो प्रक्रिया बहुत आसानी से हो जाती है। तो मैंने कहा जैसे सामने की ओर झुके, दाएं बाएं झुके तो सिकुड़े हमारे फेफड़े, तो नेचुरली हवा उनमें से बाहर निकलेगी, तो अपने आप नियम याद रह जाएगा। ऐसे ही हम पीछे की तरफ जाएंगे
तो श्वास बढ़ते हुए जाएंगे क्योंकि फेफड़ों में खिंचाव आ रहा है, जी जी तो उसमें और ऑक्सीजन चाहिए, जी। तो ये ऐसे हमारे को ध्यान भी रह जाएगा। ये बहुत आसान तरीका बता आसान दिया तरीका, आपने। हाँ। अगर हम आगे की ओर झुक रहे हैं तो सांस को छोड़ना छोड़ना है, है। और अगर हम पीछे की तरफ जा रहे हैं तो हमें सांस को लेना है, अंदर ग्रहण भरना है, करना है। हाँ। बस एक बहुत बढ़िया। सावधानी इसमें रखनी है, जिनकी कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, सामने नहीं झुकना। जिनको हर्निया की प्रॉब्लम है, पेट की प्रॉब्लम है, उनको पीछे की तरफ नहीं झुकना, ये ध्यान रखना। संतुलन गर्दन आना में दर्द चाहिए। है तो वो पीछे की तरफ झुके, आगे की तरफ नहीं झुके। हाँ भाई, एक मैं आपको पर्सनल सवाल पूछ बिल्कुल जीजी। हाँ, जे मारी जे जो पतली दुबली औरता छे, माताएं बहना जो छे, मतलब एक जो सिंपल सो होय छे, और आज महिलाओं का कहीं छे टरका देव छे। मैं भी बहानो बनाऊं छू जो महिलाओं के लिए है, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान है, प्रेगनेंसी के बाद वाले कुछ आसन है। प्रेगनेंसी में आजकल जैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो प्रेगनेंसीज होती हैं उनमें कहते हैं कि टोटल बेड रेस्ट करना चाहिए, उसमें कोई एक्सरसाइज नहीं। और हम जैसे का एक बहाना होता है कि बच्चे सिजेरियन हुए, उसके कारण ये मोटापा रह ही गया, खूब एक्सरसाइज कर ली, योग कर लिया, लेकिन जा ही नहीं रहा। तो ये जो बहाने हम बहनों के और माताओं के होते हैं, तो पेट के लिए खासकर जो आफ्टर पोस्ट प्रेगनेंसी कह लें या प्रेगनेंसी से पहले कर लें, तो किस तरीके के एक आसान से मैं योग बिल्कुल आसन बताती हूँ। आप पहले तो suggest मैं एक करेंगी? बहुत बढ़िया सा प्रेगनेंसी के लिए आसन बता देती जी। हूँ। दोनों बच्चे दंडासन की स्थिति में बैठेंगे, एक साथ बैठ जाएं, दोनों पैरों को सामने सीधा करें। ये हमारी बैठने की स्थिति रहती है। जी। तो अब हम भद्रासन करेंगे, दोनों पैरों को मिलाएं। देखिए ये दोनों तल पैरों को मिलाया, दोनों हाथों से दोनों पैरों की एड़ी पकड़ी, कोहनियाँ सीधी। इसमें पेल्विक मसल्स आपकी स्ट्रांग बनती जी। है। और इसी में हम बटरफ्लाई भी कर सकते हैं, दोनों पैरों को घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे। तो जब हम इस स्थिति में स्थिर हो गए हैं तब वो भद्रासन की स्थिति है, जी। और जब हम हिला रहे हैं तो ये बटरफ्लाई की पोजीशन है। ये दोनों हमारी पेल्विक मसल्स को स्ट्रांग करती है, जो कि हमारे गर्भाशय को और गर्भ को धारण, जब हम डिलीवरी की पोजीशन आती है उसके लिए वहाँ की मसल्स को स्ट्रांग करती है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए उपयोगी है। जी बिल्कुल। ये महिलाओं के लिए तो ये आसन तो हमारे डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन फिर भी उनको गाइडेंस ले लेनी चाहिए, अपनी मर्जी से ना करें। जी अच्छा जीजी थे तो पूछ लिया था वो सवाल। अब हाँ। मैं भी पूछ लूँ एक सवाल। बिल्कुल पूछो। देखिए मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा, दोनों पैर सीधे आजकल की कर जो दो। स्थिति है, लोग जो हैं वो अपना रुख करते हैं जिम की तरफ, या यूँ कहते हैं कि भाई हमें मसल्स बनानी है, और एक भ्रांति होती है कि हम अगर योग करेंगे ना तो हम पतले हो जाएंगे और फिर हम अच्छे नहीं दिखेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाँ। हालांकि अगर एक संतुलित अगर हम आहार लेते हैं और योग करते हैं तो वो एक आइडियल सिचुएशन होती जी। है, एक आदर्श। तो यहाँ खान पान की भी एक बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। तो किस तरह का आहार ग्रहण करना चाहिए योग क्रियाओं के दौरान, या यूँ कहें कि आहार का जो संतुलन है वो कैसा होना चाहिए? हाँ, और कितना खाने के कितने टाइम बाद हम योग कर कितना सकते गैप हैं? होना चाहिए हाँ। योग और देखिए उसके हाँ, आप खाली पेट हमें अभ्यास करना चाहिए। जी। खाली पेट अभ्यास हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमारे शरीर का सिद्धांत है, जब भी हमारे पाचन तंत्र के अंदर भोजन या कुछ भी अवशेष पड़े हैं, हमारी पूरी ऊर्जा है उस पाचन क्रिया में लगी रहती है। इसीलिए हमें खाली पेट अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि हम जैसे ही खाना खा के कुछ अभ्यास करेंगे तो हमारा पाचन तंत्र डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आजकल जैसे कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बहुत होती है, गैस की प्रॉब्लम बनी रहती है, क्योंकि खाते ही हम पसर जाते हैं। तो खाते ही हमें एक तो बहुत उपयोगी आसन होता है वज्रासन, वो अभ्यास करना चाहिए। तो वज्रासन का अभ्यास मैं बच्चों से करके बता देती हूँ। बिल्कुल। बायां पैर पीछे, दायां पैर पीछे। अब इसमें एड़ियों को बिल्कुल खोल लेंगे और उसके पीछे बैठे, एक पीछे रिवर्स साइड में दिखाएं, हाँ, ये स्थिति। ये इसमें। लेकिन जो जिनके घुटनों में दर्द है उनको इस स्थिति में नहीं बैठना, नहीं वो साधारण जी, स्थिति जी। में बैठ के करें। तो इसमें क्या, पिंडलियों पर पूरा दबाव पड़ रहा है, और पिंडलियां हमारी नाभि से जुड़ी हुई हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है कि हमारा पाचन तंत्र बहुत तो खाना खाने, एकमात्र ऐसा आसन है जो हम कहते हैं कि खाना खाने के बाद करना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद भी किया बाकी जा सकता आसन और आसन, ध्यान, प्राणायाम हम खाली पेट करते हैं, जी, जो जी। मैं इसको कारण है। बताया। हम कुछ और आसन आपसे पूछेंगे, लेकिन हाँ। उससे पहले कामरा सर से एक सवाल पूछना मैं हाँ। चाहूंगा, और जीजी थाना बता दूं पहले तो मैं, और कहीं। दर्शका ने भी बता दूं। हाँ, जीवन में कहते हैं कि दान करना, या यूं कहें कि अगर हमारी थाली में बहुत कुछ है और हमें पता है कि हमारा इसका आधा आहार भी हम ले लेंगे तो बाकी बच जाएगा, तो हाँ, हम दूसरों हमारे को बांट सकते हैं। जीवन के लिए पर्याप्त है। और कहते भी हैं कि वो कहा जाता है ना कि बांट के खाने का सुख तो अपने आप में अलग है, हाँ, और ये हमें जोड़ता है दान के सिद्धांत से। और आज हम जोड़ने की तो बात कर और रहे हैं। जोड़ने की हम बिल्कुल। बात कर रहे हैं। दान करना अपने आप में, और सबसे बड़ा दान अगर कहा जाता है तो अक्सर बेशता आता है कि रक्तदान, लेकिन एक अंगदान। और दान होता है जिससे लोग बहुत कम रूबरू अब तक हो पाए हैं,
एक डेटा हमें बताता है जो शीर्ष 10 देश हैं हाँ। उनमें अभी भी भारत जो है वो अभी भी प्रयासरत है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ना सिर्फ प्रेरित करें बल्कि लोगों को अंगदान के बारे में बताएं। एक समाज सेवी के रूप में रवि कामरा सर लगातार प्रयासरत हैं, लगातार बता रहे हैं। हाँ। और सर आपसे ये जानना चाहेंगे अंगदान क्या है, लोगों को एक बार एक अपील अगर आप करना चाहें क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि अंगदान का मतलब ये है कि जब ऐसी स्टेज आ जाती है कि जब जाते समय अंगदान हो सकते हैं जी। क्योंकि नेत्रदान या अंगदान सिर्फ मृत्युपरांत ही हो सकते हैं जी। मृत्युपरांत एक ऐसा समय होता है जब घर वालों पे बेहद एक पहाड़ टूटा होता है दुख का। जी। उस समय उनको कोई ध्यान नहीं रहता कि कौन सी चीज़ क्या करनी चाहिए। तो अंगदान का समय भी वही है और बोझ का समय भी वही है। तो वहाँ हमारे जैसे लोग काम आते हैं। जैसे रामायण में हमने देखा था कि हनुमान जी को पता था कि वो पता नहीं था कि उड़ के जा सकते हैं, लेकिन जामवंत ने उनको बताया कि हनुमान जी ये तो शक्ति आप में है, और उसके बाद की रामायण अपने को सारी पता है। तो इसी तरह से हम जैसे जामवंतों को की ज़रूरत है समाज को, जब वो ऐसा समय आता है तो वो याद करवा सकें ये इस समय नेत्रदान कर देना चाहिए, इस समय अंगदान कर देना चाहिए। अंगदान जो है जैसे शरीर में से लंग्स दोनों दिए जा सकते हैं, दोनों किडनीज दी जा सकती है, लिवर दिया जा सकता है, पेनक्रियास दिया जा सकता है। तो इस तरह से जब ये मृत्यु की 2 स्टेजेस होती हैं, जो एक तो कार्डियक डेथ हो जाती है और एक ब्रेन डेथ होती है जी। कि मस्तिष्क मर चुका है, वो व्यक्ति वापस नहीं आ सकता। तो उस समय लेकिन अंग जीवित हैं, तो उस समय उसके अंग दान किए जा सकते हैं। काम क्या है कि समाज में सिर्फ प्रेरणा देने की बात है। हर एक के मन में, मेरे को कई बार कोई लोग पूछते हैं कि जी कब क्या चीज़ दे सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। मैं कहा ये अपना विषय ही नहीं है। अपना विषय ये है कि मन में एक धार के चलें कि मैं अंगदान करना चाहता हूँ। संकल्प होना चाहिए। संकल्प होना चाहिए। मन में एक घर वालों से डिस्कशन की होनी चाहिए। आप अंगदान करना चाहते हैं, आपकी मदर ने मना कर दिया तो उस समय आप तो हैं नहीं, लेकिन ये करना मतलब उस समय है जिस समय आदमी खुद तो जा चुका होता है। तो घर वालों को बातचीत करनी और उनको बता के तैयार करके रखना ये ज़रूरी है। और जैसा आपने कहा कि दान का महत्व है, इसके साथ साथ रीयूज़ करने का भी महत्व है। हम छोटी से छोटी चीज़ को रीयूज़ कर लेते हैं। इवन संडे को अखबार की रद्दी भी हम बड़े सहेज के बेचते हैं, उसे मोल भाव करके बेचते हैं, वो भी हम फेंकते नहीं हैं। तो उसको नहीं फेंकते तो हम अपने शरीर को क्यों फेंक के जाएं, इसको जला दें या खाक कर दें। तो उसकी बजाय अगर ये किसी के काम आ जाए और किसी का जीवन रोशन हो जाए तो इससे बेहतर क्या चीज़ हो सकती है। लेकिन आज अगर एक जैसे मैं अंगदान करना चाहूँ तो एक नॉर्मल आदमी के अगर सारे ऑर्गन सही हैं और वो अंगदान करता है तो कितने लोगों को हम जीवन दे सकते हैं? 9 लोगों को जीवन दिया जा सकता है। एक कॉन्सेंट अगर मिलता है तो उससे 9 लोगों को जीवन मिल जाता है। और आप देखिए कि 9 परिवार, 9 जने और उनके परिवार, बिल्कुल। तो कितने आपने असंख्य लोगों को वो दे दिया। ये कितनी बड़ी बात है। और जाना तो था ही, जा तो चुके ही हैं। जी। तो उस समय कुछ कर जाना है। तो वो जैसे वो अच्छा सा एक गीत है ना कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के मुस्कुराहट में मुस्कुराएंगे। बिल्कुल। तो ये वाली किसी का नाम है, क्या बात कोई है। हमारी वजह से मुस्कुरा दे, इससे बड़ी बात और क्या हो। सर एक डेटा मैं यहाँ बताना चाहूँगा, तकरीबन 18,637 लोग ऐसे रहे जिन्होंने नेत्रदान के चलते, मुझे लगता है कि वो लोग जो दुनिया से जा चुके हैं लेकिन उनकी आंखें आज भी इस दुनिया को लगातार देख रही है। ये कितनी कमाल की बात है। वो अंगदान के लिए वाकई जिस तरह के प्रयास आप कर रहे हैं। और सर अंगदान की बात भी आपसे की है, लेकिन अब हम ये जानना चाहेंगे अंगदान करने से पहले अंगों को स्वस्थ कैसे रखा जाए
उसके लिए योग क्रिया जो आप बता इसीलिए हम योग और अंगदान को एक चीज मानते हैं कि अंग अगर स्वस्थ रखेंगे, हाँ जी। अब मैं चीज तो वही दे सकूंगा ना जो मेरे पास है। बिल्कुल। अगर मैंने अपनी किडनी शराब पी पी के लिवर खराब कर लिया तो मैं दे के क्या जाऊंगा, चाहे कितना ही मैंने मन बना रखा होगा मैं किडनी दे के जाऊंगा, लेकिन अगर मेरी स्वस्थ ही नहीं रही तो इसलिए योग करना तो बहुत जरूरी है। हाँ। और आज के दिन में ये संदेश कि अपने आप को स्वस्थ रखना है तो योग जरूरी है। हाँ, तो भाई इकताई तो संकल्प लेना चाहिए। वो कहते हैं ना, कुछ कर गुजरने को मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, बस संकल्प का धन चाहिए। वाह, तो वो संकल्प आज आप लोग भी हमारे साथ में करिए कि हम अंगदान जरूर करेंगे। और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, हाँ। सलमान खान, गौतम गंभीर, हाँ। इन लोगों ने बकायदा, जो जैसा सर बता रहे हैं ना, हाँ। कि 9 अलग अलग लोगों को जीवन देने के काबिल बिल्कुल। उन्होंने वो जो अंगदान के लिए अभी से ही मतलब वो डिक्लेरेशन कर दिया। बिल्कुल भाई, आपा भी करा ला। बिल्कुल वे अंगदान से हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि हमारे जाने के बाद इस सुंदर संसार को लोग देख सकेंगे और वो अपना जीवन चला सकेंगे। उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। एक बार फिर से योग की तरफ रुख कर लेते हैं। आप प्रीति मैम से जानना चाहेंगे, वज्रासन की बात आपने की, और जो पाचन को लेके आजकल जो बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, उनकी परेशानियों को मिटाने का सबब ये आसन हमें बताता है। लेकिन साथ ही साथ इसके साथ साथ अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि आजकल हम देखते हैं ना कि व्यक्ति और खासकर युवा बहुत जल्दी तनाव की स्थिति में आ जाते हैं। मन मुताबिक अगर रिजल्ट नहीं आया, अवसाद की स्थिति में चले जाते हैं। ऐसे में योग की क्या भूमिका बनती है? योग की तो बहुत बड़ी भूमिका है। तो युवाओं को तो जोड़ना चाहिए, और जुड़ भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जुड़ भी रहे। काफ़ी कोविड के बाद ये सक्रियता आई है, जागरूकता आई है। तो उसके लिए क्या होता है कि हमारे तन तो स्वस्थ हम कर ही रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, भाग रहे हैं, जिम जा रहे हैं। मन के लिए हमारा मन हारे नहीं, उसके लिए हमें प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम के माध्यम से जब हमारी इंद्रियां संतुलित हो जाती हैं तो मन अपने आप ध्यान की स्थिति में आने लग जाता है। तो मैं जैसे भ्रामरी प्राणायाम का आपको दिखाती हूँ। तो भ्रामरी प्राणायाम में षणमुखी मुद्रा में दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, पहली अंगुली आईब्रोज पर, मध्यमा आंख और नाक के मूल भाग पर दोनों अंगुलियां मिलाएं, दोनों हाथों के अंगूठे से दोनों कानों को इस प्रकार बंद करते हैं कि बाहर की ध्वनि सुनाई नहीं देती। पूरा गहरा श्वास अंदर भरें, मुंह को बंद रखते हुए नाद में श्वास को बाहर निकालना है। ओम की ध्वनि इस प्रकार जैसे भंवरे के गुंजन की ध्वनि आती है। करेंगे। इस ध्वनि के साथ क्या हो रहा है कि आपके ब्रेन के अंदर वाइब्रेशंस आ रहे हैं। उन वाइब्रेशन से वहाँ पर आपका ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर होने लगेगा, ब्लड के साथ ऑक्सीजन जाएगी। तो जब ब्रेन के एक एक सेल को ऑक्सीजन मिलेगी, दोनों हाथ नीचे ले आएंगे, ब्रेन के एक एक सेल को जब ऑक्सीजन मिलेगी तो उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाएगी, मेमोरी बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगी। और जितने भी जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो अपने आप धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि एक बहुत अच्छी बात, आजकल यही ज्यादा सुनने को मिलता है, बच्चों में क्या बड़ों में क्या, कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा, एकाग्रता नहीं हो पा रही। पढ़ाई कैसे करें, कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं बच्चे, तो वो ये कहते हैं कि हम लोग एक जगह पर ध्यान नहीं कर पाते चीज के लिए। तो उनके लिए मेरे ख्याल से ये भ्रामरी प्राणायाम बहुत उपयोगी है। हाँ। इसी के साथ हम जैसे अनुलोम विलोम और करके दिखाते हैं। दाएं हाथ को उठाएंगे, दाई नासिका को बंद करेंगे, बाएं से ले, लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। तो एक आवृत्ति हमने लेफ्ट से स्टार्ट करके वापस लेफ्ट पे जाके तो एक राउंड हमारा पूरा होगा अनुलोम विलोम का। और इसके अभ्यास से देखिए कितना अद्भुत है। पूरे शरीर के अंदर हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनि ने कहा था, उपनिषदों में लिखा है कि हमारे शरीर में 72 करोड़ 72,000 10,201 नस नाड़ियां हैं। और आज के वैज्ञानिक नहीं बता सकते हैं, वो कहते हैं करोड़ों की संख्या में हमारे शरीर में नस नाड़ियां हैं। तो उन सभी का शुद्धिकरण कर देता है एक अकेला अनुलोम विलोम। वाह। तो हार्ट वाले के लिए उपयोगी हो गया, हाई बीपी वाले के लिए उपयोग हो गया, जिनके कंधों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, मतलब वात पित्त और कफ का संतुलन बना के रखता है। इसी तरह से शरीर के भीतर आपके तापमान को, जो हमारा 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट जो शरीर का तापमान है, उसको मेंटेन करके रखता है। क्योंकि बाएं से ले रहे हैं शीतलता आ रही है, दाएं से ले रहे हैं उष्णता आ रही है, तो दोनों का सम मात्रा बनी रहेगी। और आजकल बड़े बुजुर्गों में क्या, खासकर मतलब युवाओं में भी घुटने दर्द को लेकर बड़ी परेशानी बढ़ती जा रही है। तो ये घुटने खराब ही ना हो, उसका हम कैसे ध्यान रख सकते हैं कि ये भी स्वस्थ रहे। और अक्सर हम देखते हैं घर में जो खासतौर से बुजुर्ग होते हैं, और आजकल तो युवाओं में भी, ये घुटनों से वो कट कट की आवाज आना, चलने में थोड़ा सा, वो कहते हैं सीढ़ियां चढ़ने उतरने में थोड़ी सी मशक्कत होना, क्या बताना चाहेंगे आप इसके लिए? क्या घुटने के लिए देखिए, घुटने की 3-4 एक्सरसाइज होती हैं। आप डॉक्टर के पास जाएंगे या आप नीम हकीम के पास जाएंगे, आयुर्वेद वाले के पास जाएंगे,
या आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे, कुछ तय एक्सरसाइजेज हैं। दोनों पैर को सीधा करके दंडासन की स्थिति में, अब इसमें देखिए श्वास को भरेंगे, जो श्वास वाला जवाब मैं अभी दूंगी आपको, श्वास को भरेंगे और घुटने को नीचे दबाएंगे जी। तो एड़ी थोड़ी आपकी ऊपर की तरफ हो जाएगी, पंजे थोड़े पीछे हो जाएंगे जी। तो घुटनों पे जो दबाव पड़ा नीचे की तरफ, तो वहाँ जो अपनी कपाली है, जो कार्टिलेज है, उस पे खिंचाव आएगा, वही संकुचन और प्रसारण की, तो वहाँ की मसल्स आपकी रिलैक्स होंगी और श्वास को छोड़ते हुए ढीला छोड़ेंगे। तो श्वासों के साथ हमारे मतलब हम देखिए, मैं जैसे स्पोर्ट्स में रही जी, तो रिगरस एक्सरसाइजेज में मैंने की है और मैं फिर योग से जुड़ी, तो दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। वह हम श्वासों का ध्यान नहीं रखते, या हम श्वासों का ध्यान रखते हैं। तो श्वासों का जब हम ध्यान नहीं रखते तो कभी हमारी यहाँ नस खिंच जाती है, तो हम 4 दिन रिलैक्स करना पड़ता है, डॉक्टर कहते हैं कि थोड़ा सा रिलैक्स करें। लेकिन जब हम श्वासों के साथ करेंगे तो हमारी नसें खिंचाव नहीं आएंगी। इनहेल करके हम, तो हमारा क्या फैलाव हो रहा है, हाँ। उस स्थिति में हम अंगों को फैला सकते हैं जी। और फिर छोड़ेंगे तो हम वापस नॉर्मल पोजीशन में आ सकते हैं, तो हमारे शरीर पर उसका दुष्प्रभाव नहीं है। ये देखा गया वैसे, जिम जो बच्चे जाते हैं वो एक दिन कराएंगे, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में करते हैं और 4 दिन तक फिर बैठ जाते हैं घर में कि नहीं अभी बहुत पेन हो रहा है ये करके। योग के साथ योग में नहीं, इसमें तो मार तरफ इशारों क्यों कर रहे हो? माँ को भाया ने जो मारो भायो छे, इन्हें भी जिम जावा को घणो शौक है। हाँ, मैं तो योग ही करूँ छू। पर आजकल जिम वाला भी बाद में रिलैक्सिंग पोजीशन में प्राणायाम का सहारा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये योग की महिमा अपने आप में बताती है। अच्छा मैम, योग की महिमा की बात चल रही है, योगीकरण एक पुस्तक जिसकी सह रचयिता आप हैं, बिल्कुल, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। कैसे दिमाग में आया कि उन सभी संस्मरण को हमें, हाँ। और पहले ये जो नौनिहाल हमारे देश के हैं, देश हाँ। का जो ये युवा है, ये योग से लगातार जुड़ा हुआ है, हमारे निरंजन साहब और अर्पिता, हाँ। दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे। बिल्कुल, आप रिलैक्स हो सकते हैं और आराम से बैठ सकते हैं, अपना स्थान ग्रहण करें। और ऐसे लोगों को प्रेरित करते रहें आप, हाँ, कि कितनी खूबसूरती के साथ में योग जो है उनका। ये दोनों बच्चे मेहनत कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं और इसीलिए हम भी खुश होते हैं कि आज की युवा जुड़ रही है, तो ये अपने परिवार को भी जोड़ेंगे आगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्वस्थ समाज बनेगा, स्वस्थ देश बनेगा और स्वस्थ उससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। मैम, योगीकरण जो हम पुस्तक की आपसे बात कर रहे हैं उसके बारे में जानना योग किरण, जैसे मैंने आपसे कहा था, जब भाई साहब प्राकृतिक चिकित्सालय में हम जुड़े, तो जुड़ते ही उनके मन में एक विचार था कि एक पुस्तक लिखेंगे, तो वो एक साथी की तलाश कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई, क्योंकि आरएएस की तैयारी की थी, तो हिंदी मेरी शुरू से अच्छी रही, संस्कृत में थोड़ा सा शौक था। मेरे फादर पुलिस में थे, लेकिन उन्हें संस्कृत में एमए किया था जी। तो एक संस्कृत की तरफ रुझान था, तो मुझे मंत्रों को बोलने में अच्छा लगता था। तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं, तुम्हारी अच्छी है हिंदी, तो तुम एक बार लिखना चालू करो, अपन साथ बैठ के लिखते हैं। तो सुबह सुबह मेरा रिजल्ट का हम वेट करते थे, हाँ। आरएस का रिजल्ट नहीं आया था, तो सुबह सुबह 1 घंटा में एक्स्ट्रा देते थे, रोज कुछ ना कुछ लिखते थे। उसको लिखते लिखते साल भर लिखा, फिर उसको हमने जोड़ा, आपस में संकलित किया, फिर एक पुस्तक के रूप में योग किरण के नाम योग किरण, हाँ। तो योग किरण में योग तो है ही, तो भाई साहब की प्रेरणा का स्रोत हमारी भाभी जी थी, तो उनका नाम किरण था, हाँ। इस तरह से योग किरण के रूप में सामने स्वस्थ सेहत की जो किरणें बिखेर दे, हाँ। वो है योग किरण। वाह, हाँ, ये बहुत अच्छी बात। एक सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी, अंगदान को लेकर हम संकल्प लेते हैं, करते हैं, लेकिन अंगदान को लेकर भ्रांतियां भी बहुत हैं। जैसे गांव-गांव में जब मैं अपना हेल्थ प्रोग्राम कल्याणी कर रही थी दूरदर्शन के माध्यम से, यहीं इसी प्लेटफॉर्म से ही, तो तब भी लोगों को था, अरे भाई आँखें दे देवला तो अगला जन्म में तो मैं अंधा पैदा हो जाऊँ ना, फिर तो अहियाँ थोड़ी चाहे मैं तो कौन देवा। तो उनमें एक जागरूकता के लिए इन भ्रांतियों को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि अच्छी चीज़ कोई भी करनी हो या करवानी हो, उसमें भ्रांतियां निकाल लेते हैं लोग, स्वाभाविक रूप से। अब आपने देखा होगा कि सिगरेट के पैकेट पे पहले तो सिर्फ लिखा हुआ था, अब उनको फोटोग्राफ भी दे दिया कि अगर पीते हैं तो ऐसे हो जाता है, कर्क रोग की संभावना है। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा युवा भी पी रहे हैं, कुछ लोग बहुत बहुत आराम से पी रहे हैं, उस समय भ्रांति नहीं आती नहीं। लेकिन अच्छा काम करना हो तो उसमें बहाने आ जाते हैं, ये बहाने हैं। इसका हम जो जागरूकता का काम करते हैं, हमारा यही काम है जी कि इस भ्रांतियों को बताएं लोगों को। अगर किसी को नहीं समझ में आ रही कि आगे जाके अगले जन्म में हम अंधे पैदा होंगे, तो उनको ये समझाना पड़ता है कि अगर आप जातिवार किसी को कुछ देके जाएंगे
दान की बात हो रही है, देके किसी को जाएंगे कुछ तो ऊपर जाके तो ऊपर मतलब वो आपका वेलकम होगा कि अच्छा हीरो इतना आया अच्छा काम करके 9 आया लोगों को जिंदगी दे के आया है, जी, इसका जी। कोई होना चाहिए। हाँ। ऐसा थोड़ा ही है कि ये तो एक भ्रांतियां हैं। हाँ, मतलब उनको समझाना पड़ता है। हमारी अवेयरनेस के जितनी भी चीज़ें होती हैं हाँ। और वो इसीलिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है समझाने के लिए। जी। और जब समझ जाता है अगला तो फिर वो एम्बेसडर बन जाता है। किसी एक परिवार ने जब नेत्रदान कर लिया तो फिर बहुत लोगों को समझा सकता है। जब अपनी एग्जाम्पल देनी हो ना कि मैंने किया जी। है तो बड़ा आराम से वो चीज़ हो जाती है। आजकल तो लोग देहदान तक कर देते हैं। देहदान करते हैं ना जी। हाँ जी। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि 3 किस्म के दानों की अपने बात कर रहे हैं। नेत्रदान, अंगदान और देहदान। जी। देहदान जो है वो मेडिकल रिसर्च के लिए है। आप डॉक्टर्स बनाने के लिए अपनी देह को दान में दे के जा रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा काम है। जी। लेकिन उसमें कोई जीवन नहीं डायरेक्ट आप बचा रहे किसी का। हाँ। वो मेडिकल रिसर्च के लिए है। जी। और अंगदान जो है डायरेक्ट आप किसी का फायदा कर रहे हो, किसी के परिवार में रोशनी आ रही है। जी। तो ये हुआ अंगदान। और नेत्रदान मतलब आंखें जो हैं वो ऑर्गन नहीं है, एक टिश्यू है। जी। तो टिश्यू का जो दान है वो बिल्कुल मृत्युपरांत हो सकता है कि स्किन दी जा सकती है, हड्डियां दी जा सकती हैं। जी। सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शरीर के लिगामेंट्स दिए जा सकते हैं। हाँ। वो सारे काम आ सकते हैं। हाँ जी। अंगदान, नेत्रदान और देहदान तीनों का जिसको मन में एक बार बैठ गई तो अपने ये अगला पूछता है कि जी मेरे को कब कर सकता हूँ। मैं कहता तेरे को कुछ भी नहीं सोचना, तो अब तो मन में संकल्प ले धारण हाँ, कर ले संकल्प, और काम बाकी के जो लोग तेरे पीछे बचेंगे वो सारे कर लेंगे। आपको तो सिर्फ एक संकल्प लेना है। हाँ। मैं कई बार इस चीज़ को कोट किया करता हूँ जी। माखनलाल चतुर्वेदी के एक पोएम है, पुष्प की अभिलाषा। आपने भी जरूर पढ़ी होगी। तो उसमें वो यही कहता है कि चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्रेमिका को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पे हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर चढ़ूं और भाग्य पर इतलाऊं, मुझे तोड़ लेना है वन वाली और उस रास्ते पे देना फेंक जिस रास्ते से शीश चढ़ाने जाए वीरने। जब एक फूल की अभिलाषा है तो हम इंसान होके कोई अभिलाषा ही ना रखें कि जाते जाते किसी को कुछ देके जाए। जी जी, क्या विचार पेश किया है सर, बहुत उम्दा विचार। मैम अब आपकी तरफ वापस रुख कर लेते हैं। एक प्रशासनिक सेवा अधिकारी के रूप में भी जिस तरह के उत्कृष्ट कार्य आपने किए हैं, चाहे पेंशन योजना है या सरलीकरण या डिजिटल जो आज डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं, उसमें भी आपका एक बहुत बड़ी एक भूमिका रही है, तो वो भी आपकी ज़बानी हम जान लें आपसे। देखिए, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो हम योग का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि योग से आपकी ऊर्जा लगातार चलती है तो सही दिशा में, सकारात्मक दिशा में सोच चलती है आपकी जी। तो मैं जब सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट में थी, आज से 6-7 साल पहले की बात है, तो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने बोला था कि भाई इनके क्या होता है कि ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन है, विकलांग पेंशन है, और एक उस वक्त मेरे टाइम पे एक और इंट्रोड्यूस हुई थी किसान के लिए। तो उसमें क्या होता है कि उस वक्त वो हर ट्रेजरी में धक्के खाते हुए जाते थे और फिर वो अंगूठा लगवाते थे और फिर उनको फिर वो कैश में पैसे दिए जाते थे। तो हमने सोचा कि इनको धक्के न लगवाए कि जब इतनी डिजिटल एडवांसमेंट की तरफ टेक्नोलॉजी जा रही है तो कोशिश करके इनको जोड़ना चाहिए। तो योग वहाँ भी आ गया हमारा, जोड़ना चाहिए, जोड़ना चाहिए, योग हर जगह है, बिल्कुल। तो फिर हमने मतलब कुछ NIC की टेक्निकल टीम से बात की। सेंट्रल की एक PFMS स्कीम होती है, यहाँ का स्टेट का FMS है, उनको इंटीग्रेट करना पड़ता है, उसको दोनों को जोड़ा, क्योंकि सेंट्रल की स्कीम में भी उसमें मर्ज होती है, कुछ स्टेट की स्कीम्स भी होती हैं, तो उनको सबका मर्ज करके फिर इस तरह से एक प्लेटफॉर्म बनाया, एक सिंगल ट्रांजैक्शन में कि एक क्लिक से सबके खातों में सीधा DBT के माध्यम से पैसा जाने लग गया। तो आज उनको मतलब अगर हमने
60-70% भी उनके खातों में जाने लग गया। तो कुछ शिकायत तो देखिए कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती है, एक्सेप्शनल होते हैं, लेकिन इतने भी जाने लग गए तो कम से कम इतने लोग हमने अलग हटा दिए कि जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर बाकी कल हमारे लिए इजी हो गया कि उनकी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर पाए, क्योंकि एक साथ इतने लोगों को सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता था। तो एक भगवान की कृपा से हम ये काम योग कर की पाएंगे। वजह से चुनौतियों को भी अवसर की तरह देखना शुरू करना, ये एक बड़ी कमाल की बात है। एक महिला होने के नाते ये बड़ी जिम्मेदारी से कहूँगा मैं कि एक महिला जो है वो हमारे परिवार को बिल्कुल मैनेज करती है, और प्रशासन में रहते हुए महिलाएं जिस तरह का उत्कृष्ट वो कार्य सामंजस्य बिठाना सब चीजों के बीच में। जी बड़ी खुश हो रही है। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं दर्शकों को, आज एक छोटा सा रियूनियन भी हो रहा है यहाँ पे। दो जो हमारे साथ ये महिलाएं बैठी हैं, ये लगभग सेम बैच में आसपास ही पढ़ी हैं आपस में। तो जी कुछ और पूछना चाहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। प्रीति जी से प्रीति तभी की लगी हुई है हमारी, जब हम दोनों महारानी कॉलेज में स्टूडेंट थी, एक ही कॉलेज से हमने पढ़ाई की। आप मेरी दीदी हैं, एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। ये मेरी छोटी बहन सवानी है। जी सीनियर जूनियर दोनों आज बैठे हुए हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि एक महिला सशक्तिकरण का एक उत्कृष्ट एग्जाम्पल, एक उत्कृष्ट मिसाल, और अगर आप दोनों को मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। जी नहीं, और आप जिस तरीके से महिलाओं में या बच्चियों के स्कूल में जाकर योग को ज़्यादा प्राथमिकता देती है, मैंने आपको देखा है, तो क्या ये भी महिला सशक्तिकरण का हम एक माध्यम मान सकते हैं? बिल्कुल, मेरा मानना है, देखिए क्योंकि मैंने अपने ऊपर आजमाई है कई चीज़ें जी। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं ओटीएस के अंदर, आरएस के सिलेक्शन के बाद ओटीएस में ट्रेनिंग होती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक अलग सेशन होता है, टाइम मैनेजमेंट का अलग होता है। तो योग तो अपने आप ही सिखा देता है वो सारी चीज़, क्योंकि आपके अंदर जब तक ऊर्जा रहेगी उतनी ऊर्जा आप 1 घंटा अपने शरीर को देना है। तो मैं आपके माध्यम से अलबेलो राजस्थान का दर्शकों से प्रार्थना भी करना चाहूँ कि 1 घंटा तो अपने शरीर ना रोज देवो चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, और देवोगे तो पाओगे। और मैं तो कर ही रहा था, जिसको मैं तो पा ही रहा था, थे भी पाओ, थे भी करो। भाई योग तो चीज ही ऐसी है जो जीवन में जीवन जोड़ दे लो, और स्वस्थ जीवन जोड़ दे लो। तो महिलाओं से तो आगे की जनरेशन जुड़ी हुई है, वे करें, मतलब वो करेंगी तो पूरा आपका आगे तक आप सोच ही नहीं सकते कितनी आगे की जनरेशन प्रभावित हो जाएंगी, और स्वस्थ बनेगी, स्वस्थ समाज बनेगा, राष्ट्र बनेगा। बिल्कुल, और स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण के लिए हम यूं ही अग्रसर रहेंगे। लेकिन एक बार फिर से रुख करते हैं कामरा सर की तरफ, और सर आपसे जानना चाहेंगे, प्रीति जी ने तो बता दिया कि योग का जब योग जीवन में होगा तो सुखद संयोग होगा और हर कोई व्यक्ति निरोग होगा। बिल्कुल। तो सर निरोग होने की बात तो हम करते ही हैं, और जैसे पुष्प की अभिलाषा आपने व्यक्त की, सर और कोई ऐसी बात जो एक संदेश के माध्यम से लोगों को आप अपील करना चाहते हैं? और ख़ास तौर से मैं ये जानना चाहूँगा महिलाओं को भी जो एक भ्रांतियां होती हैं अंगदान को लेके, विशेष तौर से। नहीं, महिला पुरुष में कुछ डिफरेंस होता है कि कौन कुछ ऐसा ज्यादा कर सकता है अंगदान, कुछ नहीं, इसमें कोई डिफरेंस तो नहीं होता जी। लेकिन नॉर्मली एक दान और किस्म का होता है, और अंगदान में ही कि लाइव ऑर्गन डोनेशन, कि जिंदा रहते हुए हम 2 किडनी हैं तो 1 किडनी दे सकते हैं, लिवर का एक छोटा सा पोर्शन दे सकते हैं, वो दोबारा से और ग्रो हो जाता है। तो जो बात आपने पूछी है उसमें ऐड करना चाहूँगा कि लाइव डोनेशन में महिलाएं सबसे ज़्यादा आगे रहती हैं। वाह वाह, बहन तैयार हो जाती है, माँ तैयार हो जाती है, पत्नी तैयार हो जाती है, लेकिन भाइयों में थोड़ा सा संकोच हो जाता है कि मैंने तो काम करना है। काम तो उनको भी करना है। तो हर एक कोई, अगर आप किसी को जीवन दे सकते हैं तो आप चाहे पुरुष हैं चाहे स्त्री हैं, आगे आना चाहिए। और मैं तो ये समझता हूँ जी कि ये एक सौभाग्य है। तो सर इसके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर है, कोई जुड़ना चाहे, संकल्प लेना चाहे? जी, हेल्पलाइन नंबर ऑर्गन डोनेशन का मैं इस समय अचानक मेरे को, चलिए तो हम उसमें डाल देंगे, स्क्रॉल कर देंगे। जी बिल्कुल स्क्रॉल कर देंगे। लेकिन आप शायद गूगल भी करेंगे तो आपको इजीली वो नंबर मिलेगा। लेकिन क्या है कि ये यहाँ जो संस्था है आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान है, उसका हेल्पलाइन नंबर है, और ऑर्गन डोनेशन का भी हेल्पलाइन नंबर है। मेरे को अब ज़बानी मैं माफ़ी चाहूँगा, इस समय याद नहीं आ रहा, क्योंकि बात मैं ये कह रहा था कि एक मन में संकल्प लेना कि मेरे को ये करना है, बस इतनी सी बात है। जैसे आप योग को इसके साथ जोड़ रहे हैं, मैं योग में एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि योग की हम बातें बहुत सुनते हैं, योग की प्रेरणा खूब आती है मन में,
आपके भी मन में इस समय आ रही होगी, आपके माध्यम से दर्शकों के मन में भी बहुत आ रही होगी। योग के हर किस्म का फायदा है, लेकिन योग में एक बड़ा दोष है कि इसको करना पड़ता है जी। ये सुन के नहीं इसमें कुछ कर सकते कि साधु के वचन सुन लिए, सत्संग सुन आए तो फायदा हो गया। योग में ऐसा कुछ नहीं है, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। बस मैं योग को जीवन में उतारना पड़ेगा। और जो कड़ी से कड़ी सर ने जोड़ी है, या जो कड़ी से कड़ी का योग किया है, वो योग मुझे लगता है दर्शकों तक जरूर पहुंच गया होगा। तो अब हम चाहेंगे, कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव में है, कोई एक संदेश सर आप किसी को देना चाहें। और जो हेल्पलाइन नंबर की बात, सिर्फ आज तो वैसे भी डिजिटल इंडिया है, एक क्लिक पर आप सीधे तौर से पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। और एक छोटी सी बात मैं अगर आप दोनों से ही जानना चाहूँ, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते हैं, और उसी 21 जून को हम म्यूजिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं, संगीत दिवस भी। और संगीत की भी अपने आप में एक बहुत बड़ी भूमिका है। आप भ्रामरी आसन के तौर पे आप जब बता रही थी कि पूरी दुनिया की आवाज़ को सुनना बंद करना होता है और अपनी आवाज़ को सुनना होता है, तो भगवान शिव की बात की जाए तो भी हमें तांडव का तांडव और लास्य शिव पार्वती का हम एक वो नजर आता है। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मंत्र योग होता है और संगीत में भी मंत्र योग ही आता है। जैसे हम किसी चीज़ का उच्चारण करते हैं और लंबे टाइम तक करते हैं और नाद में करते हैं, तो हमारे आसपास के सूक्ष्म परमाणु तंत्र सक्रिय हो जाते हैं, वो ऊर्जा हमारे भीतर आती है, हमारा ऑरा उससे प्रभावित होता है। तो इसलिए ये भी एक योग का प्रकार है। और दर्शकों को मैं यही कहना चाहूँगी कि एक निश्चय करें कि मैंने आज कर लिया और कल नहीं किया। जैसे बोला कि एक निरंतरता में करना चाहिए और करना है। योग अभ्यास पर आधारित है। सर ने कह दिया, जीवन में उतारना पड़ेगा। जीवन में उतारना पड़ेगा। तो 365 दिन का आप टारगेट लेके चलोगे, जब आप नियमित रूप से करेंगे तो 24 घंटे में से 1 घंटा अपने शरीर को जरूर दें। फिर देखिए आपके शरीर पे, आपके मन पे कितना प्रभाव पड़ता है। तो योगम शरणम गच्छामि की बात हम करेंगे। और मैं दर्शकों को यही चाहूंगी कि योग से जुड़े, खुद भी करें, अपने आप को स्वस्थ रखें, दूसरों को स्वस्थ रहें और स्वस्थ रखें, खुद भी स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और पूरे दिन की अगर बात करें, कहते हैं कि सुबह प्रातः काल का जो समय होता है वो तो सर्वोत्तम होता है, लेकिन अगर प्रातः काल में कोई न कर पाए तो कभी भी वो कर सकते हैं। शाम को कर सकता है, खाली पेट आप खाली पेट हम कभी भी कर सकते हैं। 4 से 4.5 घंटे का समय हमारे पाचन तंत्र में भोजन को पचाने में लगता है, उसके बाद आराम से करें जी। लगभग 4 से 5 घंटे हम वो गैप देते देके करें। बढ़िया। अच्छा, तो आपने जी आप संगीत की भी बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो देखो मथाना, एक बात बता दूं, एक कलाकार के बारे में बताऊं मथाना। 16 जून 1950 गौरांग चक्रवर्ती को जन्म हुयो। अब ये गौरांग चक्रवर्ती जब शुरुआती दौर में आना, तो कोई न पतो को नहीं हो कि ओ कलाकार जब एक ऊंचाई छुए लो तो मिथुन दा के रूप में, मिथुन चक्रवर्ती के रूप में बाकी बिल्कुल 16 जून 1950 ने आपको जन्म हो, और 2 दिन पहले आपको जन्म दिवस आप मनाया। और आगे ताई तो अत्तो किया जावे कि डिस्को डांसर की जो एक कहते हैं कि एक इमेज वो पूरी की तरह से मतलब आपने नाम कर ली। और 1976 में मृगिया फिल्म, जो पहली फिल्म में नेशनल अवार्ड ले लिया, अपना आप बहुत बड़ी बात है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से पुरस्कृत भी है। लाइफ टाइम अचीवमेंट मतलब किनकी बात करें अपन, जत्तो के वो तो कम है। हाँ, जो बातें आज बताई गई हैं उन्हें अपने जीवन में उतारिए, आप हमेशा स्वस्थ और सुखी रहेंगे। और उसके साथ साथ फिर अंगदान का संकल्प लीजिए। बिल्कुल, और करेंगे अंगदान, बनाएंगे सिर्फ जमीन पे नहीं बल्कि आसमान में भी अपनी पहचान। तभी तो हमारे साथ फिर मिलकर कह पाएंगे जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद रवि कामरा सर, प्रीति शर्मा मैम।